पूछा, मैं किस कारोबार में हूँ। मेरे मित्र ने कहा। यह सुनकर हर कोई हंसने लगा। MBA के ज़्यादातर विद्यार्थियों ने सोचा कि रे क्रॉक यह सवाल मजाक में पूछ रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे क्रॉक ने दोबारा पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं किस कारोबार में हूँ? विद्यार्थी एक बार फिर हंस दिए और आखिर में एक बहादुर लड़के ने जोर से कहा, रे क्रॉक, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे क्रॉक मुस्कुराई। मुझे मालूम था तुम लोग यही कहोगे। वे ठहरे और फिर उन्होंने जल्दी से आगे जोड़ दिया, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर के कारोबार में नहीं हूँ। मेरा कारोबार तो रियल एस्टेट है। जैसा मेरे मित्र ने बताया, रे क्रॉक ने अपने दृष्टिकोण को काफी विस्तार से स्पष्ट किया। रे क्रॉक जानते थे कि बिजनेस प्लान में कारोबार का बुनियादी केंद्र हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने पर था। हर फ्रेंचाइजी के स्थान पर से नजर नहीं हटाई। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की सफलता में जमीन और इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बुनियादी तौर पर जो व्यक्ति रे क्रॉक की कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा था, वह उसके नीचे की जमीन भी खरीद रहा है। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा भूमि है। मैकडॉनल्ड्स के पास अमेरिका और पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहे तथा नुक्कड़ हैं। मेरा मित्र इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सपनों में से एक मानता है। आज वह कार धोने वाले गैराजों का मालिक है, लेकिन उसका कारोबार उन गैराजों के नीचे की जमीन है। पिछले अध्याय में दिए रेखा चित्रों के माध्यम से हमने बताया था कि ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी के लिए मेहनत करते हैं। वे सबसे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए मेहनत करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए मेहनत करते हैं और अंत में बैंक के लिए मेहनत करते हैं, जो उनकी मॉर्गेज का मालिक है। जब मैं छोटा था तो हमारे पास मैकडॉनल्ड्स नहीं था, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखाया जो रे क्रॉक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में बताया था। यह अमीरों का तीसरा रहस्य है। यह रहस्य है, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों की तंगी घबराए सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र का मूल उद्देश्य अकादमिक योग्यता ही विकसित करके अच्छी नौकरियां दिलाना है। पूरा शिक्षा तंत्र बच्चों को इसी के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका जीवन उनके वेतन या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनके आय वाले कॉलम के एक विरुद्ध घूमेगा। कई छात्र इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोई, पुलिस अफसर, चित्रकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे पढ़ाई करेंगे। यह पेशेवर योग्यताएं उन्हें नौकरी पाने और दूसरे के लिए काम करने की अतिरिक्त काबिलियत मुहैया कराते हैं। लेकिन आपके पैसे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, आपका खुद का काम क्या है? और वे कहेंगे, ओह, मैं बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, क्या वे बैंक के मालिक हैं? आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ। इस उदाहरण में उन्होंने अपने पैसे और खुद के काम को एक ही मान लिया था। उनका पैसा तो बैंकर का हो सकता है, लेकिन उनका खुद का काम कुछ भी नहीं है। स्कूल कॉलेज के साथ समस्या ये है कि आप अक्सर वह बन जाते हैं जिसका आप अध्ययन करते हैं। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन आपको मैकेनिक बना देता है। आप जो अध्ययन करते हैं वह बनने में गलती यह होती है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी दूसरे के काम की परवाह करने और उनसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका काम आपकी आय नहीं, आपकी संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पहला नियम किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को जानना तथा संपत्तियां खरीदना है। अमीर लोग संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए हम अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की आवश्यकता है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं थोड़ा और प्रशिक्षण लेने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल सके, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी लेनी चाहिए। कुछ मामलों में ये समझदारी भरे विचार हैं, लेकिन आप अब भी अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं।
यह विचार अब भी आय वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा सुरक्षित तभी बनाएंगे जब इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाए। बहुसंख्यक गरीब और मध्यवर्गीय लोग आर्थिक क्षेत्र में रूढ़िवादी होते हैं, जिसका मतलब है मैं जोखिम लेने में समर्थ नहीं हूँ। इसका बुनियादी कारण ये है कि उनके पास कोई वित्तीय आधारशिला नहीं है। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना है। जब छटनी आम बात हुई तो करोड़ों कर्मचारियों को पता लगा कि उनकी सबसे बड़ी तथा कथित संपत्ति यानी उनका मकान उन्हें जिंदा निगल रहा है। उनकी संपत्ति हर महीने उनके पैसे खा रही थी। उनकी कार यानी उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें कच्चा चबा रही थी। गैराज में रखे $1000 के गोल्फ क्लब्स अब $1000 के नहीं रह गए हैं। नौकरी की सुरक्षा के बिना अब उनके पास दूसरा कोई सहारा ही नहीं बचा था। उन्होंने जिन्हें संपत्तियां माना था वे आर्थिक संकट के दौर में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। मैं मानता हूं कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने किसी मकान या कार को खरीदते समय कर्ज का आवेदन फॉर्म भरा होगा। नेट वर्थ वाले खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि बैंकिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्रों में किन चीज़ों को संपत्तियां माना जाता है। एक बार मैं लोन चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने संपत्ति वाले कॉलम की संख्या बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब्स, मेरी पेंटिंग्स, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी के सूट, कलाई घड़ी, जूते और दीगर चीज़ें भी शामिल कर लीं। मेरे लोन के आवेदन को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा बहुत ज़्यादा निवेश था। लोन मंजूर करने वाली समिति को यह पसंद नहीं आया कि मैं किराए से इतना ज़्यादा पैसा कमाता था। वे जानना चाहते थे कि मेरे पास तनख्वाह वाली सामान्य नौकरी क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब्स या पेंटिंग कलेक्शन पर कोई आपत्ति नहीं की। जब आप सामान्य सांचे में नहीं ढलते हैं तो जीवन कई बार मुश्किल होता है। मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूँ कि उसकी नेटवर्थ 10 लाख या $1 लाख है। नेटवर्थ सटीक पैमाना नहीं है और इसका मुख्य कारण ये है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं उसी पल आपको मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है। आय कम होने पर बहुत सारे लोग गहरी आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं। पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्ति बेचते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां आमतौर पर उनकी बैलेंस शीट में दर्ज राशि से बहुत कम में बिकती हैं। दूसरी ओर अगर संपत्तियां बेचने से मुनाफा हो जाए तो भी उस पर टैक्स लगता है, यानी एक बार फिर सरकार अपना हिस्सा ले लेती है और कर्ज से बाहर निकलने के लिए जुटाई जाने वाली राशि को कम कर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी की नेट वर्थ अक्सर उसके अनुमान से कम होती है। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां भी खरीदना शुरू करें। ऐसे दायित्व या निजी सामान ना खरीदें जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उनका मूल्य कम हो जाए। जिस पल आप किसी नई कार को शोरूम से चलाकर बाहर लाते हैं उसकी कीमत लगभग 25% कम हो जाती है, यानी एक सच्ची संपत्ति नहीं है। हालांकि आपका बैंकर इसे संपत्ति की सूची में लिखने देता है। मैंने अपने $400 के नए गोल्फ टाइटेनियम ड्राइवर से जिस पल खेलना शुरू किया उसी पल उनका मूल्य घटकर $150 हो गया। खर्च कम रखें, दायित्व कम करें और ठोस संपत्तियों की नींव डालने के लिए मेहनत करें। जो युवा अब तक घर छोड़कर नहीं गए हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता उन्हें संपत्ति और दायित्व का फर्क सिखा दें। वे घर छोड़कर जाएं, शादी करें, मकान खरीदें, बच्चे पैदा करें और जोखिम भरी वित्तीय स्थिति में अटक जाएं। नौकरी से चिपके रहें और हर चीज़ उधार पर खरीदें। इससे पहले ही उनसे ठोस संपत्ति वाले कॉलम को बनवाना शुरू करें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो विवाह के बाद एक ऐसी जीवन शैली में उलझकर रह जाते हैं जो उन्हें नौकरी के अधिकतर वर्षों में कर्ज से बाहर नहीं निकलने देगी। जब आखिरी बच्चा बड़ा होकर घर से चला जाता है तब माता पिता को एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है। अब वे थोड़ा पैसा बचाने का अभियान छेड़ देते हैं, लेकिन तभी उनके खुद के माता पिता बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियां इकट्ठी करने की सलाह देता हूँ।
मेरे संसार में असल संपत्तियां नियम श्रेणी में आती हैं। ऐसे कारोबार